मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है शासक, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। आज का अपना उपविषय है। आज हम 3 उपविषयों पर चर्चा करेंगे। पहला उपविषय है 16 महाजनपद और उनके विशिष्ट अभिलक्षण। अपना आज का दूसरा उपविषय है मगध साम्राज्य का उत्थान व विस्तार। और तीसरा उपविषय देखेंगे कुछ प्रमुख व्याख्याएं व बिंदु, अर्थात इस अध्याय से संबंधित कुछ व्याख्याओं और बिंदुओं को भी अंत में समझेंगे। छठी शताब्दी ईसी पूर्व में उत्तरी भारत में 16 बड़े राज्य स्थापित थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। जनपद से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जहां किसी कुल यानी कि वंश अथवा जनजाति के लोग आकर बस जाते हैं। बौद्ध तथा जैन साहित्यों में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इन महाजनपदों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसार है। देखते हैं हम ये पूरी सूची 16 महाजनपदों की दी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें ये बताया गया है कि कौन सा महाजनपद आज के किस क्षेत्र में था। जैसे अंग की राजधानी चंपा और बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में था। मगध की राजधानी राजगृह बिहार के पटना, गया तथा शाहबाद जिले में था। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में हाजीपुर और वैशाली क्षेत्र था। मल्ल, ये कुशीनारा पावा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में के देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर ये इलाका पड़ता था, सिद्धार्थनगर आदि। काशी, वाराणसी इसकी राजधानी थी, और आज का जो वाराणसी है वही इलाका इसमें था। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच इलाका था। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद और मिर्जापुर इलाका। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड का इलाका इसमें आता था। इस तरह से कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, आज का जो दिल्ली का इलाका है हरियाणा में, ये आता था। पांचाल, अहिछत्र, इसकी राजधानी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, ये ब्रजमंडल क्षेत्र आज का मथुरा का इलाका। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, ये राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर इलाका इसमें था। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी, महिष्मती, आज का जो उज्जैन का क्षेत्र मध्य प्रदेश में, इस इलाके को मालवा क्षेत्र बोला जाता है। अश्मक, इसकी राजधानी पौतन या पाटली, नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच में था। गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला, आजकल ये अफगानिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र इसमें आता था। कंबोज, इसका राजपुर और हाटक इसकी राजधानी थी। पाकिस्तान का हजारा जिला इसमें आता है। एक बार मैप में समझते हैं इन 16 महाजनपदों का विस्तार क्षेत्र, कहाँ कहाँ थे ये 16 महाजनपद। इनकी स्थिति को समझने के लिए देखो, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम में 2 ही
महाजनपद थे कंबोज और गंधार, ये इधर थे। इसके अलावा ये दिल्ली के इलाके में कुरु था, हिमालय की तराई में पांचाल, कौशल, वज्जी और मल्ल, ये हिमालय की तराई में पड़ते थे सारे। अंग, जिसको हम अंगराज कर्ण का राज क्षेत्र मानते हैं, महाभारत में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अंगराज यहाँ था। इसी के साथ लगता हुआ मगध, आज का बिहार का इलाका, दक्षिणी बिहार का विशेषकर, पटना पाटलिपुत्र का इलाका, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन, ये दक्षिणी हरियाणा का इलाका आता था सूरसेन में। मत्स्य, ये राजस्थान का अलवर, जयपुर, भरतपुर इलाका। अवंती, ये गुजरात क्षेत्र से लगता हुआ था। और दक्षिण में अश्मक। ये प्यारे विद्यार्थियों 16 राज्य यानी कि 16 महाजनपद हम अपने प्राचीन काल में हम पाते हैं भारत में। यानी कि इन क्षेत्रों में 16 राजा अलग अलग राज्य करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण। महाजनपद विशेष रूप से 2 प्रकार के होते थे। पहला राजतंत्रात्मक, दूसरा गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक राज्य की विशेषताएं देखते हैं। इन महाजनपदों में अर्थात इन राज्यों में राजा का शासन होता था, जिसका पद पैतृक होता था, यानी कि राजा का पुत्र, बड़ा पुत्र विशेषकर राजा बनता था। राजा निरंकुश होता था, अर्थात किसी भी प्रकार की रोक टोक करने वाला उस पर नहीं होता था। राजा की असीम शक्तियां होती थी, उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द ही कानून होता था। किसी भी व्यक्ति में उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने का साहस नहीं होता था। भव्य महलों में और शान शौकत से राजा रहता था। अपनी ताकत दिखाने के लिए राजा राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि करता था। राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री होते थे, जो अपने कार्यों के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजा अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें कभी भी पद से हटा सकता था, ऐसे ही किसी की भी नियुक्ति पद पर कर सकता था। मंत्रियों में पुरोहित का विशेष स्थान था। राजा निरंकुश होता था, फिर भी प्रजा को न्याय देना और सुखी रखना अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। अब गणतंत्रात्मक राज्य की विशेषताएं देखते हैं। इन महाजनपदों को गण अथवा संघ कहा जाता था। वज्जी और मल्ल उस समय के 2 प्रमुख गणराज्य हमें मिलते हैं। इन गणराज्यों की विशेषताएं क्या थी, बारी बारी से देखते हैं। यहां राजा का पद पैतृक नहीं होता था, यानी कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा। इन राज्यों में कई लोगों के समूह का शासन होता था, यानी कि लोगों का समूह राज करता था। राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास होती थी, जहां निर्णय बहुमत से होते थे। इस केंद्रीय समिति को संथागार कहा जाता था, जो बहुमत से निर्णय लेती थी। गणराज्यों में राजा का चुनाव एक निश्चित समय के लिए प्रजा द्वारा किया जाता था, यानी कि आज की तरह ही प्रजा करती थी चुनाव। प्रजा ही उसको हटा सकती थी। राजा की शक्तियां कम थी, क्योंकि इन शक्तियों पर जनता का अंकुश होता था। राजा की सहायता के लिए उपराजा यानी कि डिप्टी सीएम भी होता था उस समय भी। सेनापति, भांडागारिक आदि मंत्री राजा की सहायता के लिए होते थे। ये धर्मशास्त्रों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार शासन करते थे। राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना राजा का प्रमुख कार्य था। इन दोनों प्रकार के राज्यों में कुछ समानताएं भी थी। दोनों ही प्रकार के राजा ऋषि महर्षियों द्वारा रचित
धर्म शास्त्रों के अनुसार राज करने का प्रयास करते थे। आय के स्रोत भी दोनों के एक ही प्रकार के होते थे, यानी कि राजा उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था। उपहार, अपराधियों से जुर्माना, व्यापार कर, युद्धों से आय भी राजा को होती थी। इन करों को बलि कर कहा जाता था और भाग दुहै नामक एक कर्मचारी इन करों को इकट्ठा करता था। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपना दूसरा उपविषय देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्थान व विस्तार। मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और आज भी विश्व इतिहास में इसका स्थान है। इसकी क्या विशेषताएं थी? इसके उत्थान और विस्तार के अनेक कारण हैं। विस्तार का अर्थ है कि आज के जो भारत है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान का इलाका इनके साम्राज्य में आ गया था। आगे हम मैप में इसको देखेंगे, परंतु कुछ कारण हम देखते हैं। पहला कारण, शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक मगध में हुए। कौन कौन से शासक थे? प्रमुख रूप से पहले जिसको हम प्राचीनतम शासक पढ़ते हैं, बिंबिसार, उसका पुत्र अजात शत्रु, शिशुनाग, महापद्म नंद और धनानंद जैसे शासकों का हम पढ़ते हैं, जो बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली और एक विशेष प्रतिभा के धनी शासक थे। इन सभी शासकों ने मगध के उत्थान और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय में सम्राट सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था, जिसकी ताकत के सामने सिकंदर के सैनिकों ने भी लड़ने से मना कर दिया था। 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि 321 में मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। चंद्रगुप्त की इस विजय में विष्णुगुप्त, जिसको हम चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी इतिहास में पढ़ते हैं, उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मगध की भौगोलिक स्थिति भी मगध के विस्तार के लिए एक कारण है। मगध के उत्तर की ओर गंगा, दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत, पूर्व की ओर सोन तथा पश्चिम की ओर चंपा नदियां बहती थी। यानी कि नदियों का क्षेत्र एक तरह से, इस तरह की नदियों के इलाके में, पर्वत के इलाके में ये क्षेत्र था। ये चारों ओर से प्राकृतिक सीमाएं बन गई इसकी, कहीं पर्वत, कहीं नदियां। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, जो 5 पर्वतों से घिरी हुई थी, इसलिए वो सुरक्षित इलाका था। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई। यह गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। इन नदियों ने पाटलिपुत्र को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की और प्राकृतिक सुरक्षा होने के कारण आक्रांता जो थे वो सफल नहीं हो पाते थे। तीसरा कारण है, लोहे के व कोयले के विशाल भंडार हमें मगध क्षेत्र में मिलते हैं। कोयले और लोहे के विशाल भंडारों के कारण उत्तम किस्म के लोहे को ढालने की पद्धति का विकास यहाँ हो गया और उत्तम किस्म के अस्त्र शस्त्र बनाने आसान हो गए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उज्जैन में लोहे को ढालने का काम शुरू हो गया था। उज्जैन को अपने प्रभाव में लेने के लिए दोनों राज्यों में कठोर संघर्ष चलता रहा, क्योंकि दोनों को अच्छे प्रकार के हथियार बनाने की जानकारी थी। विशाल सेना, मगध के पास एक विशाल सेना और कुशल सैनिक थे। नंद शासकों के पास ही 2 लाख पैदल, 60,000 घोड़े,
6,000 हाथियों की सेना थी। बड़ी मात्रा में मगध के शासकों ने हाथियों का प्रयोग युद्धों में आरंभ कर दिया। इन हाथियों से यातायात सुगम हो गया और किलों को तोड़ना आसान हो गया। अच्छी आर्थिक स्थिति। मगध साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। नदियों के क्षेत्र की भूमि बड़ी उपजाऊ थी। सिंचाई के साधनों की कमी नहीं थी, भरपूर पैदावार होती थी। व्यापार और वाणिज्य बहुत विकसित था। उत्तम आर्थिक स्थिति के कारण विशाल सेना भर्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। छठा कारण पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी, उत्तम सामाजिक जीवन। मगध के क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र हम इतिहास में देखते हैं योगियों का, तपस्वियों का, ऋषियों का इलाका रहा है। उनके मार्गदर्शन से लोगों में एकता और समरसता की भावना रही। महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन और चाणक्य जैसे लोगों के मार्गदर्शन यहाँ जनता को मिलता रहता था। प्यारे विद्यार्थियों, ये आरंभिक मगध का इलाका है। बाद में मौर्य साम्राज्य में हम देखेंगे ये विस्तार इसका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हो गया था ऐसे, परंतु आरंभिक मगध इतना ही बड़ा था। आओ विद्यार्थियों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ रोचक बिंदुओं व शब्दों की व्याख्याएं जो हमें इस पाठ को ठीक से समझने में सहायता देगी, उन बिंदुओं और व्याख्याओं के बारे में जानते हैं। ये बिंदु, ये व्याख्याएं उस समय के समाज के क्रियाकलापों, गतिविधियों पर प्रकाश डालती हैं। कुछ बिंदु हमें मैगस्थनीज की इंडिका से मिलते हैं, तो वहीं कुछ व्याख्याएं व तथ्य हमें विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र से मिलते हैं। तो वहीं इन बिंदुओं के, व्याख्याओं के व तथ्यों के अन्य स्रोत भी हैं। आओ बारी बारी से इन पर नजर डालते हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में एक शब्द आता है जनपद। जनपद का अर्थ क्या है, विस्तार से जानते हैं। जनपद एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। पांव रखने से मतलब उस क्षेत्र में आकर बस जाता है। जन में कौन होते हैं? लोग होते हैं, बहुत से लोग आकर किसी क्षेत्र में बस गए, या एक वंश के लोग, कुछ लोग आए थे और वही वंश वहाँ पर लंबे समय तक रहने के बाद बड़े कबीले और गांव के रूप में फैल जाता है, या कुछ जनजाति के लोग आकर के बस जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी अनेक बस्तियां दूर तक विस्तृत होती चली जाती हैं। उसको जन कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है। जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। इनके जो राजा शब्द है वो राजन से बना, और राजन शब्द जन शब्द से बना है। तो इस तरह से हमने जाना जनपद का अर्थ। इसी तरह से एक शब्द है समूह शासन, अंग्रेजी में ऑलिगार्की कहते हैं। समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, यानी कि पुरुषों का समूह सत्ता चलाता है, शासन चलाता है। ये समूह अपना एक मुखिया भी चुनते हैं और फिर सभी मिलकर के शासन के सभी अंगों को ठीक ढंग से चलाते हैं और सुशासन प्रदान करते हैं। इस तरह से जो पुरुष सामूहिक रूप से सत्ता चलाते हैं उसे समूह शासन कहा जाता है। आपने पिछले वर्ष रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा था, उसमें भी यह शब्द आया था, यद्यपि इसका नाम वहाँ पर कुछ अलग है, परंतु वो भी इसी प्रकार का शासन था। इसी तरह एक शब्द है सरदार,
अथवा सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के ही लोग होते हैं, यानी कि एक ही खानदान के लोग, एक ही वंश के लोग अपना एक सरदार चुन लेते हैं। सरदार के कार्यों में क्या क्या कार्य आते हैं? विशेष अनुष्ठान का संचालन, यानी कि कोई अनुष्ठान है, कोई बड़ा कार्यक्रम है, उसका संचालन सरदार के निरीक्षण में होता है, उसके नेतृत्व में होता है। युद्ध के समय नेतृत्व करना और अपने क्षेत्र के लोगों के विवादों को सुलझाना, मध्यस्थता करना, ये कार्य सरदार के होते हैं। और इसके बदले में वहाँ के लोग सरदार को भेंट देते हैं और वो सरदार अपनी भेंट को अपने समर्थकों में वितरित भी कर देता है। सारी अपने पास नहीं रखता, वितरण कर देता है अपने समर्थकों में। और सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी भी नहीं होता है। कोई युद्ध हुआ तो सब लोगों को बुला लिया, सेना बन गई और युद्ध के लिए चल पड़े। बाकी समय में कृषि कार्य और अन्य कार्य में लगे रहते थे। तो स्थायी सेना नहीं थी और ना ही कोई अधिकारी होता था। बस सब लोग उसको सामूहिक रूप से सरदार मानते थे और समस्याओं के हल के लिए या नेतृत्व के लिए उसके पास आते थे। राजा में इसमें अंतर था। राजा जनता से कर की वसूली करता था सेवा के बदले में और फिर अपनी सेवाएं देता था, जबकि सरदार सिर्फ भेंट लेता था और इच्छा अनुरूप वो लोग, उसकी बस्ती के लोग भेंट देते थे। इस तरह से सरदार अथवा सरदारी का प्रचलन भी इस काल में था। एक शब्द आता है गृहपति। गृहपति भी कह देते हैं। गृह का मतलब घर का और पति मुखिया से है, घर का मुखिया। गृहपति का मतलब हुआ घर का मुखिया। वह घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता है। घर से जुड़ी भूमि, जानवर व अन्य सभी वस्तुओं का मालिक गृहपति होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। यानी कि नगरों के आम लोग इन संभ्रांत लोगों को, व्यापारियों को अपना गृहपति मान लेते थे, क्योंकि समय समय पर ये व्यापारी और संभ्रांत लोग सामान्य लोगों की सहायता करते थे। इसलिए सामान्य लोग, आम लोग उसको गृहपति कह देते थे। इस तरह से गृहपति मुखिया से संबंधित एक शब्द है। विद्यार्थियों, मुद्रा शास्त्र क्या होता है यह जानना अति आवश्यक है। मुद्रा शास्त्र विद्यार्थियों सिक्कों का अध्ययन है, यानी कि जो प्राचीन काल के सिक्के हमें कहीं से भी मिले हैं उनका अध्ययन करना ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, उनका पता करना, ये कौन है, किसका है चित्र। लिपि, कौन सी लिपि है, किस शासक के समय की लिपि है, क्या लिखा गया है, ये सब इसमें जानते हैं। उनकी धातुओं का विश्लेषण, तांबे का है, सोने का है, चांदी का है, ये सब मुद्रा शास्त्र में जाना जाता है। और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है कि वो सिक्का कहाँ कहाँ पाया गया है, उससे सीमाएं भी निर्धारित हो जाती हैं। तो इस तरह से मुद्रा के माध्यम से जिन जिन तथ्यों का, जिन भी बातों का हम पता कर सकते हैं उसको मुद्रा शास्त्र कहा गया है। विद्यार्थियों, अपने अध्ययन काल में एक शब्द आता है अग्रहार। अग्रहार से क्या अभिप्राय है?
अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं, यानी कि भूमि को कहते हैं, उस भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। ब्राह्मणों को दान की हुई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, यानी कि जो भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी जाती थी, राजा उस भूमि से कर वसूल नहीं करते थे। इस प्रकार की भूमि को अग्रहार कहा जाता था। गुप्तचर के कार्य कौटिल्य का विवरण, यानी कि विष्णुगुप्त ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में उसने गुप्तचरों के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। गुप्तचर कैसे हों, गुप्तचरी कैसे की जाए, गुप्तचरों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन अच्छा गुप्तचर साबित होता है, कौन अच्छी गुप्तचरी कर सकता है, ये सब बड़ा विशद वर्णन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य एक ही नाम है विद्यार्थियों। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज व्यवस्था संबंधी सभी पक्षों का विशद विवरण दिया है। प्रस्तुत उद्धरण में गुप्तचर के कार्यों पर चर्चा की गई है, यानी कि गुप्तचर के क्या कार्य हैं, कैसे कार्य करें, कौन गुप्तचर हो, बुद्धिमान, शुद्ध हृदय और सन्यासी वेशधारी गुप्तचर उदास्थित कहलाता है। क्या नाम बताया विद्यार्थियों? उदास्थित। बहुत सा धन और बहुत से शिष्यों को साथ लेकर वह उदास्थित वाणिज्यिक कर्म के लिए निर्धारित स्थान पर जाकर अपने शिष्यों द्वारा वार्ता कर्म से क्या अभिप्राय है? वहाँ जाकर के कृषि कार्य करना, या कोई व्यापार करने लग जाना, या पशु पालने लग जाना, पशुओं का काम करने लग जाना। इस तरह के कार्य करते हुए वो पैसा कमाए, लाभ कमाए, और जो पैसा या लाभ कमाता है उससे बौद्ध, जैन तथा पाशुपत आदि सब तरह के साधुओं के भोजन और उनकी व्यवस्था पर खर्च करे। और जब वो साधु भोजन और व्यवस्था के लिए वहाँ आए तो वह उदास्थित, यानी कि प्रमुख गुप्तचरों का मुखिया, उन साधुओं से बात करे, उनको फुसलाए, तुम जिस वेश में हो उसी में रहते हुए राजा का काम करो। यानी कि साधु वेश अलग होता है, दाढ़ी बढ़ी हुई होती है, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो उसी वेश में रहते हुए तुम राजा का काम करो, अर्थात राजा के लिए गुप्तचरी करो। और भत्ता तथा वेतन की जब आवश्यकता हो तो वो उदास्थित कहता कि मेरे पास चले आया करो, और समय समय पर मुझे पूरे राजकार्य में और राज्य में होने वाली सभी घटनाओं की गुप्तचरी की रिपोर्ट मेरे को देते रहो। इस तरह से वो साधु अपने अन्य साधुओं को भी बहला फुसला करके गुप्तचरी करवाता था, और इस तरह से एक अच्छी गुप्तचरी पूरे राज्य में होती थी। इसी तरह विद्यार्थियों एक उदाहरण और लेते हैं जो राजभक्ति परीक्षण का उदाहरण है। कौटिल्य मंत्रियों को परखने की अनेक विधियों का विवरण देता है। यह अंश भी इन्हीं विधियों में से एक नमूना है। राजा सेनापति को किसी अयोग्य व्यक्ति का सम्मान करने की आज्ञा देता। सेनापति ऐसा करने से इनकार कर दे, तब राजा उसे पदच्युत कर दे, अर्थात उसके सेनापति के पद से उसे हटा दे। इस तरह से वो तिरस्कृत सेनापति क्षत्रिय नाम के गुप्तचरों को प्रत्येक अमात्य एवं अधिकारी के पास भेजकर धन का प्रलोभन देता। वह यह कहलाता कि हमने इस राजा को नष्ट करने की योजना बनाई है। सभी मंत्री और अधिकारी इससे सहमत हैं, केवल आपका समर्थन बाकी है। कहिए इस बात पर आपकी क्या सम्मति है, अर्थात आप हमारा सहयोग करेंगे।
यदि यह सुनते ही वह अमात्य तथा अधिकारी इस षड्यंत्र में सम्मिलित होने से साफ मुकर जाए तो उन्हें शुद्ध समझे, यानी कि वो राजभक्त है। इसका नाम क्या रखा गया है? अर्थोपधा। अर्थोपधा का अर्थ होता है धन लोभ के माध्यम से किसी को छल पूर्वक उसका परीक्षण करना। इस तरह से एक सेनापति को झूठ मूठ में हटा दिया जाता था गद्दी से, और फिर वो इस तरह का परीक्षण सेनापति करता था। ये दो उदाहरण हमने राजभक्ति और गुप्तचरी संबंधी देखे। इसी तरह विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में भी विस्तृत विवरण मिलते हैं। इस अर्थशास्त्र में हाथी पकड़ने की जानकारी भी दी गई है कि हाथी को कैसे पकड़ा जाए। कैसे पकड़ा जाए? हाथी वनों के संरक्षक, यानी कि जिन वनों में हाथी रहते थे उनके संरक्षक होते थे, उनको लेकर के, उन संरक्षकों को साथ लेकर के हाथियों को पालने वाले लोगों को भी साथ लेते। हाथी के पैरों में जो जंजीर बांधने का काम करते थे, जंजीर बांधने के जो एक्सपर्ट होते थे, उनको भी साथ लेते। सीमा रक्षकों को भी साथ लिया जाता। वनवासियों को भी साथ लेते। उस जंगल में रहने वाले कुछ वनवासियों को भी साथ ले लेते थे, और महावतों के साथ मिलकर सब जंगल की तरफ जाते और अपने साथ 5 या 7 हथनियाँ भी ले जाते थे। ये हथनियाँ जंगल में हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन हाथियों की तरफ ले जाती थी जहाँ जंगली हाथी रहते थे, और इस तरह से हाथियों को पकड़ने का कार्य करते थे। हाथी पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता और उस गड्ढे को हल्की लकड़ियों के साथ पत्ते डालकर, मिट्टी डालकर जमीन के लेवल में कर दिया जाता, और हाथियों को घेर कर उस तरफ लाते। हाथियों को वो गड्ढा दिखाई नहीं देता, और जैसे ही उस पर पैर रखते हाथी उसमें गिर जाते और हाथी को पकड़ लिया जाता था। इस तरह से हाथी पकड़ने का विवरण भी हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस विषय से संबंधित अभ्यास के प्रश्न, पहला प्रश्न है गणतंत्रात्मक राज्यों की 5 विशेषताएं लिखें। दूसरा प्रश्न राजतंत्रात्मक राज्य क्या होते हैं, कोई 5 विशेषताएं लिखें। तीसरा प्रश्न उस समय के राज्यों की आय के 2 साधन बताओ। चौथा प्रश्न महाजनपदों के 2 विशिष्ट अभिलक्षण लिखें। एक बड़ा प्रश्न भी आपने तैयार करना है, मगध के उत्थान और विस्तार का वर्णन करें। ये सभी प्रश्नों के उत्तर इसी टॉपिक में हमने पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।